नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कोरोना महामारी एक बार फिर से कहर बनकर देश में टूट पड़ी है। देश में दवाओं से लेकर ऑक्सीजन तक की कमी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि आप अपना खास ध्यान रखें। 2 गज दूरी के साथ साथ मास्क पहनना आज के समय की जरूरत बनता जा रहा है। लेकिन ऐसे में यह भी बेहद जरूरी है कि अपना ध्यान रखते हुए आप अपनी सावधानी का दायरा बढ़ाएं। घरेलू उपचार के साथ साथ दवाएं भी जरूर लें। क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए आपको और इस विषम परिस्थिति में, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और आज का हमारा एक कार्यक्रम ख्याल आपका में इसी का जिक्र करेंगे। और आज हमारे साथ इसी अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और आपके अहम सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर आनंद शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आनंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्यन न्यूज पर। धन्यवाद जी, और दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से कोरोना के बारे में। डॉक्टर आनंद, जैसे कि अब देखा जा रहा है कि अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें हैं, तो ज्यादातर लोगों को सलाह दी जा रही है कि होम आइसोलेशन का ही इस्तेमाल करें और दवाइयां लें समय पर। लेकिन होम आइसोलेशन में रहना भी एक काफी बड़ी चुनौती बन जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप थोड़े टिप्स दें कि होम आइसोलेशन के दौरान किन अहम बातों का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो प्रिकॉशन और प्रोटोकॉल बताए हुए हैं WHO का और गवर्नमेंट ने जो बताया है, अभी आपने कहा 2 गज की दूरी, मास्क और बार बार हाथ धोना तथा सैनिटाइजेशन करना, ये अहम मुद्दा है। और दूसरा जो है, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास पेशेंट को परेशानी हो रही है, फीवर है, छींके हैं, सांस लेने में तकलीफ है, तो तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर को दिखाने के बाद होम आइसोलेशन के लिए अगर कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो PCR कराइए या एंटीजन टेस्ट कराइए। उसके बाद उसको बस एक ही दिक्कत है जिसके लिए हम लोगों को अस्पताल में भागना पड़ रहा है, बाकी कोरोना खतरा नहीं है, वो रिस्पिरेटरी ट्रबल। क्योंकि फेफड़े में निमोनिया आ जाती है। वायरल निमोनिया होने के कारण बहुत हार्ड, पूरा लंग टिश्यू हार्ड हो जाता है, जिसके कारण हम लोगों को वेंटिलेटर लगाना पड़ता है। और उस वेंटिलेटर में ऑक्सीजन, फोर्सफुल ऑक्सीजन लेना होता है, जो कि बहुत 12 गुना ज्यादा पावर देते। जैसे 5 लीटर नॉर्मली 5 से 10 लीटर होती है, लेकिन अगर बीमारी हो गई तो वो 60 लीटर से ऊपर होती है। इसीलिए ऑक्सीजन की खपत बहुत ज्यादा हो गई। बार बार लोग पूछते हैं कि इतने हॉस्पिटल बेड्स रहने के बावजूद क्यों इतना ऑक्सीजन की कमी होती है। तो वो यही है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिससे कि वो भी ज्यादा नहीं, 3 से 4 दिन उसमें पेशेंट बाहर आ जाता है। लेकिन डॉक्टर आनंद, क्या आपको लगता है ऐसे में होम आइसोलेशन में एक बेहतर इलाज हो पाएगा? हाँ बिल्कुल, आप एम्बू बैग रख लीजिए अपने पास, ऑक्सीजन क्रिएटर रख लीजिए और डॉक्टर्स के कंसल्ट में रहिए। डॉक्टर बार बार आपको कंसल्टेशन देते रहेंगे। अगर वो बंदा अच्छे से खा पी रहा है, पानी पी रहा है, यूरिन हो रहा है, तो वो एकदम स्वस्थ है, चिंता की कोई बात नहीं, कोई खतरा नहीं है। अगर रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है तो ऑक्सीमीटर आती है, रिस्पिरेटरी ऑक्सीमीटर, वो आप उंगली में लगा दीजिए, उससे आपको पता चलता रहेगा। उसमें सेंसर लगा होता है। 90 से ऊपर ऑक्सीजन होना चाहिए। तो 90% से अगर आपके पास ऑक्सीजन है, वो आप खुद आप देख लेते हैं, तो उसके कारण वो ऑक्सीजन क्रिएटर से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं अगर आपके पास सिलेंडर नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर एक मशीन होती है, 40 से 50 हजार रुपये के बीच में आ जाती है। तो आप एक एम्बू बैग, जो मैंने कल दिखाया था, अभी दोबारा फिर मैं दिखा रहा हूँ, एम्बू बैग से आप बार बार उसको प्रेस करके आप ऑक्सीजन देते रहिए। और एक आदमी अगर जाता है तो दूसरा आदमी फिर वहाँ पे बैठ के वैसे ही ऑक्सीजन देता रहेगा। ऑक्सीजन में ये एयर होता है, प्योर ऑक्सीजन नहीं दी जाती। ऑक्सीजन 21% ही होती है, जो हम लोगों के सिलेंडर में भरा होता है वो प्योर ऑक्सीजन होता है, और एयर मिक्स करके हम लोग देते हैं, तो 20% ही ऑक्सीजन होती है। ये देखिए एम्बू बैग है, एम्बू बैग में 20% ऑक्सीजन आराम से आ जाती है, और इसको नाक से लगा देते हैं और आपको पेशेंट एकदम सुरक्षित रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अलग डिटैचेबल पार्ट है, इसको ऐसे लगा देंगे और इस तरीके से रह के 12 से 15 बार पर मिनट के हिसाब से देंगे, जिससे उसको 5 लीटर से 8 लीटर तक का ऑक्सीजन उसको मिलता रहेगा और पेशेंट सेफ रहेगा। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कितने समय के अंतरकाल में इस जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है?
ये आप लगातार अगर सुरक्षा नहीं है, तो आपके पास पैसा नहीं है, या आपको बेड नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर जी। नहीं लग पा रहा है, आप लगातार 5 दिन 6 दिन तक रखिए। हम लोगों के जमाने में जब आज 20-25 साल पहले हम लोगों ने MBBS किया था, तब इसी का इस्तेमाल करते थे। वेंटिलेटर्स नहीं आए थे उस समय। वॉल सेपरेटर से थोड़ा छोटा छोटा ऑक्सीजन का सिलेंडर उसमें डाइल्यूट करके कनेक्ट कर देते थे। आज तो हम लोग पास ऑटोमेटिक वेंटिलेटर्स है। ऑटोमेटिक वेंटिलेटर्स में टोटल अपने हिसाब से वो फोर्सफुल करके ऑक्सीजन देता है। तो दो तरीके का है, एक तो नॉन इन्वेसिव है जो हाई प्रेशर का देता है, और वेंटिलेटर जो है यहाँ से ऑटो लगा देते हैं, वो डायरेक्ट सांस की नली में चला जाता है और अपने आप होता रहता है। लेकिन ये डेंजरस प्रोसीजर है, इसमें से निकल के आना कम है। जो नॉन इन्वेसिव वाला है उसमें आराम से आ जाता है। इसमें भी हमारे काफी पेशेंट, मैंने इस तरीके से कई लोगों को खरीदवाया। ये 2000 से 3000 के बीच में आ जाता है, या अगर इस समय रेट महंगा हुआ होगा तो 4000। इस हमारे कई पेशेंट सर्वाइव कर गए, 60 से 70% सर्वाइव कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। फ्लूइड लेना होता है और एयर लेना होता है तथा शुगर की लेवल लेनी होती है। जी नहीं, डॉक्टर आनंद, ये भी जानना चाहूंगी कि आइसोलेशन के लिए कैसे कमरे का चुनाव करना चाहिए, किस कमरे में और किस तरीके के साथ रहना चाहिए? देख, सबसे बड़ी बात है कि ये बीमारी जो है पेशेंट सेंटर्ड है। पेशेंट के कारण ही ये बीमारी है, और एक पेशेंट है वो इन्फेक्शस है, दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए आइसोलेशन ऐसे कमरे में करना चाहिए जिसमें लड़के बच्चे न जाएं, तथा एयर क्रॉस वेंटिलेशन भी हो, और वहाँ पे आने वाले लोग बाहर से आए, मिलने मिलाने की किसी की जरूरत नहीं। आप अपना आराम से सेफ क्वारंटाइन में रखिए। 5-6 दिन में इसकी इमरजेंसी ऑफ हो जाती है, और 14 डेज बाद ये नॉन इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए 85% हम लोग पेशेंट को बचा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जी, इसके साथ ही डॉक्टर आनंद, ये भी जानना चाहूंगी कि जिस कमरे में कोरोना का मरीज होम आइसोलेटेड है, उसका सैनिटाइजेशन किस तरीके से करना चाहिए, और साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि सैनिटाइजेशन के लिए अगर उस बहुत कमरे अच्छा को आपने करना हो तो बात कैसे किया। किया जाए? जी सैनिटाइजेशन 2 तरीके से होता है। एक 3000 से 5000 की मशीन आती है, उसको फ्यूमिगेशन करते हैं। उसमें सैनिटाइजर डाल देते हैं, एयर सैनिटाइजर, वो फ्यूमिगेट करता है, माने वाटर ड्रॉपलेट का स्मोक टाइप बनाता है, फॉग स्मॉग कहते हैं उसको। वो पूरे दीवारों में, पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाता है और वो टोटल सैनिटाइज कर देता है। तो दूसरे भी अगर कोई आया या यहाँ से कोई दूसरा गया तो वो नॉन इन्फेक्शस ही रहता है। जी, और इसके साथ जो स्प्रे बॉटल में सैनिटाइजर आता है, वो किस तरह का काम करता है? वो भी है। आप उसके बहुत आसानी से चारों तरफ स्प्रे कर दीजिए। हर 3 घंटे बाद स्प्रे करते रहिए, और जो भी लोग आए उनके हैंड वॉश भी करा के उनका सैनिटाइजेशन करते रहिए। मैंने हाथ पे करीब 5 या 10 ml सैनिटाइजर डाल दीजिए, जेल आती है उसकी, और उससे हाथ मल लें, उससे भी काफी कंट्रोल होगा। मास्क बहुत जरूरी है। 80% प्रोटेक्शन मास्क से होता है, क्योंकि लोग पेशेंट को टच नहीं करते, लेकिन एयर से ट्रांसमिशन होने लगा है, इसलिए दिक्कत होगी। बाकी आप बिल्कुल न घबराने की जरूरत है। बहुत आसान तरीका है बचना, और चाहे कितने भी म्यूटेशन हो, म्यूटेशन से लोग घबरा जाते हैं। साइंटिस्ट भी हमने से सभी ये खतरनाक है, वो खतरनाक है, कुछ भी खतरनाक नहीं है। पेशेंट डेथ रेट जो है और बीमारियों से ज्यादा हो रहा है, कोरोना से कम हो रहा है। लेकिन इसमें बस एक ही चीज है, रिस्पायरेटरी ट्रबल हो जाने पर थोड़ा डेथ लाजमी हो जाती है और इनहांस हो जाता है मेटाबॉलिज्म, बाकी कोई डेथ नहीं होती। जी डॉक्टर आनंद, कई लोगों में जो है सिम्टम्स भी अलग अलग तरीके के दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में जो दवाइयां हैं वो किस तरीके से वो अपना मेडिकेशन पूरा कर सकते हैं? देखिए, दवाई में केवल इनके पास रेमडेसिविर आया है। रेमडेसिविर एंटीवायरल है, लेकिन आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, ये एक्सेस काउंट लोड को कम करता है, टोटल इरेडिकेशन इससे नहीं है। प्लास्टिक मेडिसिन है, ब्लैक पेन भी आ रहा है, इसके होने ना होने से कोई मतलब नहीं है। आप बंदे की इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए, गुड ऑक्सीजन दीजिए, गुड कैलोरी दीजिए, और अगर हाइपरटेंसिव है तो मेंटेन हाइपरटेंशन,
और दूसरी चीज है, अगर शुगर का पेशेंट है तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करिए, आराम से पेशेंट निकल आएगा। अगर वो वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की जरूरत है तो अगर आपके पास नहीं मिल रहा ऑक्सीजन तो हाल तौबा नहीं मचाना है, क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन मशीन पे डाल दिया गया, सिलेंडर खत्म हो गया तो एक सिलेंडर खत्म होने के बाद वो मर जाते हैं तब। इसलिए आप ये एम्बू बैग घर में मंगा के इसको खूब अच्छी तरीके से किसी डॉक्टर से आप टेक्नीशियन से आप समझ लें और इससे आप बराबर दूसरे को लाइफ बचा सकते हैं। ये बेसिक डॉक्टर लाइफ आनंद, एक सपोर्ट सवाल ये सिस्टम भी में खड़ा आता हो जाता है, जैसे कि होम आइसोलेशन यंगस्टर्स के लिए सुझाव दिया जाता है, लेकिन जिन लोगों को पहले ही किसी तरह की कोई बीमारी है, क्या वो लोग भी होम आइसोलेट होकर रह सकते हैं? देखिए, इसमें बहुत साथ साथ चीज क्लियर मैं बता रहा हूँ जो डॉक्टर लोग नहीं बता पा रहे हैं जी। कोई भी ये बीमारी 14 दिन की है, अगर 14 दिन आपने संभाल लिया इसके बाद सेलुलर रिएक्शन बीमारी की होने लगती है, तो वो पहले से अगर इम्पेंडिंग कोई डिजीज है तो वो बढ़ जाती है। बस यही एक चीज है और इसी को लोग नहीं समझ पाते। एक चीज में खतरा है कि अगर रिस्पिरेटरी निमोनिया हो गया तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी, वो ऑक्सीजन की जरूरत आप होम आइसोलेशन में इसी तरीके से कर सकते हैं। बाकी कोई भी बीमारी पहले से है तो वो क्लियर अप हो जाता है 14 दिन बाद, अगर आपने ऑक्सीजन नहीं मेंटेन किया और दूसरी बात ग्लूकोज लेवल नहीं मेंटेन किया। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप रेमडेसिविर कोई जरूरत नहीं है, देने की जरूरत नहीं है। आप आइवरमेक्टिन दे दीजिए, इम्यूनोपोटेंसी बढ़ाने वाली ड्रग्स दे दीजिए, इंफेरान आती है, अल्फा इंफेरान आती है, हम लोगों ने वो भी दे के देखा, उससे सही हो गया आपकी। लेकिन डॉक्टर आनंद, जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है उनके लिए काफी घातक है कोरोना का यह नया स्ट्रेन, तो क्या वो लोग भी होम आइसोलेशन में रहकर बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, बस शुगर लेवल कंट्रोल करना है, हाइड्रेशन कंट्रोल करना है, क्योंकि टेम्परेचर है, लोग एसी में डरते हैं, एसी में डरने की जरूरत नहीं है। आप एसी से में रहिए, ह्यूमिडिटी भी इसका फिक्स होता है, तथा टेम्परेचर आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, पैरासीटामोल से कंट्रोल करे रखिए और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते रहिए। न दिखाते हैं तो हम लोगों से बात करते रहिए। हम लोगों ने कितने टेली हेल्थ में टेलीफोन पे हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, फ्री चेकअप, कितने आर्मी के कितने एयरफोर्स के लोग हैं जो हम लोगों से कनेक्टेड हैं एंड टेकिंग आवर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड 24 आवर्स वी आर इन द सर्विस। जी, लेकिन क्या वो इस दौरान जिस तरीके से, क्योंकि विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है कि विटामिन सी की टैबलेट जिन लोगों को शुगर है उन्हें, क्योंकि अपने शुगर लेवल को भी कंट्रोल करना है, तो डॉक्टर शुक्ला ये जानना चाहेंगे वो किस तरह के खाने के या खाद्य पदार्थ का जो है सेवन कर सकते हैं इस दौरान? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कार्बोहाइड्रेट कम लेना होता है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे ध्यान देना होता है। अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट कम लेना होता है, तथा हल्का सा प्रोटीन, अगर प्रोटीन नहीं उसमें यूरिन में आ रही है तो अच्छा खासा प्रोटीन लीजिए, तथा भी ले सकते हैं और अमीनो एसिड के कैप्सूल्स भी आते हैं, आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं। इसमें हाई शुगर के कारण दो ही प्रॉब्लम होती है जो हम लोग पेशेंट को नहीं बता पाते। अगर शुगर जब बढ़ गया तो बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाएगी, वायरस भी उतना ज्यादा नहीं ग्रोथ करती, ये इनको बताना चाहिए। दूसरी चीज जो है और ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो जाएगा और ज्यादा शुगर होने से यूरिन ज्यादा पास होती है जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो आप पानी देते रहिए, एकदम कंट्रोल होगा, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। और विटामिन सी की जो आपने बात कही, बहुत से विटामिन ए बी सी डी, विटामिन ए डी एक साथ आता है, फैट सॉल्युबल है, वो लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है और लंग्स सर्फेक्टेंट भी बनाता है, लंग्स को हार्डनेस होने से बचाता है। और विटामिन सी भी एंटी बॉडी प्रोड्यूस करता है और वो काफी फाइट भी करता है। विटामिन सी में कुछ तो सब्जी आता है जो टेबलेट चूसने वाली होती है, कुछ जो है सेलिन है जो डायरेक्ट बिना शुगर की होती है, वो डायबिटिक पेशेंट को हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। जी डॉक्टर शुक्ला, इसके साथ ये भी जानना चाहूंगी, आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह, कोई एक्सरसाइज ऐसी है जिसकी वजह से वो अपनी लंग्स को बेहतर कर सकें और इस बीमारी से जल्दी बच सकें? वेरी नाइस क्वेश्चन। इसमें एक बहुत अच्छी चीज है, एक कहानी है एचिलस टेंडन का। उसका बाप जो है एक बच्चा था, उसकी हील जो है, हील से पकड़ के ऐसे लटका देता था तो उससे सांस आने लगती थी।
उसको एचिलस टेंडन कहते हैं। तो आपने देखा होगा पीछे हिल के पीछे बड़ा अच्छा सा कर्व बना होता है टेंडन का। तो उस तरीके से उसका मतलब था कि मेमोरी होनी चाहिए आपको सांस लेने की। सांस लेने की अगर डीप मेमोरी है तो आपको रिस्पिरेटरी ट्रबल कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। इसीलिए जो इंडियंस हैं वाइवियर से बिकॉज ऑफ ओनली आनापान और रिस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज, जैसे सांस गहरी सांस लेते हैं हम लोग, तो जब ये डीप रिस्पिरेशन आप लेंगी तो इसको ये सोचना है कि डायफ्राम नीचे की तरफ नाभि के पास आया। तो ये डायफ्राम का जो मूवमेंट होता रहता है तो लंग्स की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है और बहुत ही गजब का होता है। पेशेंट को कभी भी रिस्पिरेटरी ट्रबल नहीं हो सकता और ये एक्सरसाइज करते रहिए। दूसरा, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो रिस्पायरेटर होते हैं, उसमें 3 गोलियां होती हैं बड़े बड़े, वो आप देखते रहिए, पहले पीला है, फिर हरा है, फिर लाल है। अगर वो फुलाते हैं तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता है। ये हम लोग जेरियाट्रिक माने ओल्ड पेशेंट को देते हैं, वो इस तरीके से फुलाते रहते हैं। नहीं तो आप गुब्बारा ले लीजिए, बड़े वाले गुब्बारे, थोड़े से महंगे आते हैं 40-50 रुपये, उनको बैठ के फुलाते रहिए। या ब्लैडर वाले फुटबॉल के ब्लैडर, टूटी वाले ब्लैडर, वो आप ले लीजिए, फूंक के ऐसे देखते रहिए। उससे भी लंग्स की बहुत अच्छी इसमें एक्सरसाइज होती है और शायद लंग्स की में कई केमिकल्स न्यूट्रलाइज होते हैं, इसलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जी, लेकिन डॉक्टर आनंद ये भी जानना चाहेंगे कि आइसोलेशन का पीरियड जो है 14 दिनों का होता है, लेकिन अलग अलग मरीजों में क्योंकि अलग अलग जो परसेंटेज होती है कोरोना पॉजिटिविटी की वो भी अलग अलग देखी जाती है, तो क्या उन्हें भी 14 दिन के लिए आइसोलेट होना जरूरी है या 14 से ज्यादा दिन के लिए वो आइसोलेट हो सकते हैं? बहुत वाइटल क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि हमने देखा है कि कई पेशेंट 7 दिन में ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनकी टॉक्सिन कम है आई या फाइटिंग कैपेसिटी इम्यून बहुत सिस्टम में स्ट्रांग है। तो यूजुअल हमने देखा है कि 14 से 17 दिन और ओल्ड एज में 20 दिन तक जो है होम क्वारंटाइन रखना पड़ता है। उनकी बॉडी ऑफ कन्वालेसेंट पीरियड का मतलब बीमारी के बाद ठीक होने की प्रक्रिया को कहते हैं। आप बढ़िया से बायोकेमिकल साल्ट आते हैं फास्फेट के, वो फास्फेट आप देते रहिए, 5-FAS के नाम से आता है, बायोकेमिकल साल्ट है, बहुत अच्छा रिजनरेशन होगा। अश्वगंधा दीजिए, अर्जुन की छाल दीजिए और साथ में काली मिर्च, अदरक, हल्दी, ये सारी एंटी इंफ्लेमेटरी हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती हैं। घरों में आप काली मिर्च, अदरक और क्या कहते हैं हल्दी तथा दालचीनी के चूर्ण बना के रखिए, दीजिए, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स करेगा कहने लायक नहीं। बंदा एकदम सही रहेगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, बॉडी एक नहीं होगा, आराम से निकल आएगा। बार बार मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, कोरोना खतरनाक नहीं है, कोरोना कोरोनेशन से बना है। ताज जितना डेंजरस होता है बस वही है, मैंने जो आपके सर पे ताज लगाया जा रहा है उसमें कांटे निकले हुए हैं, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं शुरू से यही बताते जा रहा हूँ, आप रेस्पिरेशन कंट्रोल करिए, डाइट दीजिए, अच्छे से अपने को सेफ रखिए, क्योंकि ये पेशेंट सेंटर्ड चीज है, बीमारी बाहर नहीं फैल पाएगी, आप बढ़िया से रहेंगे और अच्छा से रहेंगे। डॉक्टर आनंद, ऐसे माहौल में रहना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि अगर परिवार का एक सदस्य आइसोलेशन में है तो बाकी सदस्यों के लिए और क्या सावधानी बरतनी होती है, और जो सैनिटाइजेशन की जिस तरह की आपने बात की, एक मशीन के जरिए सैनिटाइज किया जा सकता है, वो कितने अंतरकाल में किया जाना चाहिए? आप कम से कम 6 से 8 घंटे तक ये सैनिटाइज रहता है। अब हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं तो हम लोग चूंकि 2 बार सुबह और शाम को 2 बार करते हैं, जबकि हमारे पास पेशेंट 40 से 50 सवेरे, 40 से 50 शाम को। 100 पेशेंट आते हैं तो 2 बार सुबह शाम करने के बाद 0 वायरस है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होता है। और दूसरी बात, इंडिविजुअल सैनिटाइजेशन के लिए बॉटल रख लीजिए, उसमें से थोड़ा सा स्प्रे करके अपना करते रहें, क्योंकि ये साइकोलॉजी भी बन गई है लोगों की कि सैनिटाइजर साथ में लेके चले, क्योंकि इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी लगता है उन्हें, सेल्फ हेल्थ केयर भी लगता है और एक कॉन्फिडेंस भी आता है। जी डॉक्टर आनंद, ये भी पूछना चाहूंगी कि मार्केट में कई तरह के जो है डिसइंफेक्टेंट और सैनिटाइजर्स आते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी दोनों में फर्क क्या है और हम बेहतर जो प्रोटेक्शन वाला जो सैनिटाइजर है वो कैसे चुन सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि एक अल्कोहल वाला होता है, एक नॉन अल्कोहलिक होता है। अल्कोहल वाले से जो स्किन है वो हार्ड हो जाती है, इसीलिए हम लोग फीमेल
और बच्चों को अलाउ नहीं करते, क्योंकि उससे उनकी जो स्किन है वो हार्ड हो जाती है। और जेल वाली एक होती है, वो जेल वाले हम लोग अलाउ करते हैं। जेल वाले से अपने आप आराम से बड़ा अच्छा सा सेल्फ एग्जामिनेंट होता है, उसमें डिसइंफेक्टेंट मिला होता है, जैसे सेट्रीमाइड हुआ, सेवलान हुआ, उसके कारण उनको बहुत आराम लगता है और अच्छा लगता है। डॉक्टर आनंद, बच्चों के लिए भी क्योंकि सैनिटाइजर्स मार्केट में काफी आ रहे हैं, तो किन जी किन जो जी। प्रोडक्ट्स का या इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनको कोई नुकसान ना हाँ, हो? देखिए अभी जो सुना है कि इसका जॉनसन वाले निकाल रहे हैं, जी अभी तक बेबी एक्सक्लूडेड था, कि उनको ये लग रहा था कि बेबी और इन्फेंट्स न्यूनेट्स में शायद पेडियाट्रिक्स में जी कोरोना नहीं होता है इन्फेक्टेड, और इन लोगों को दिखने लगा कि हाँ होने लगा है। तो जेल वाले आप इस्तेमाल करिए, तब तक कोई ना कोई सलाइन, आप सलाइन बेहतर है कि सलाइन आप इस्तेमाल करिए। सलाइन का जी मतलब होता है कि थोड़ा सा नमक डाल दीजिए पानी में, उससे हाथ धोते रहिए, पोंछते रहिए, और थोड़ा बहुत जॉनसन का, बेबी जॉनसन के जो प्रोडक्ट आते हैं उसे सैनिटाइज करते रहिए। जी डॉक्टर आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अहम जानकारी हमें जी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि कोरोना से सावधानी अब आप ही के हाथ में है। नियमों का पालन जरूर करें। घर से निकलने से पहले मास्क पहने और मास्क पहनने के बाद ही आप घर से बाहर निकले। ये जो परिस्थिति है हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। बस थोड़ी सावधानी और थोड़े समय के लिए अपना और अपनों का ख्याल जरूरी है। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। जल्द हाजिर होंगे रखने